दोस्तों नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है तलाकशुदा पति पत्नी 6 साल बाद मिले ट्रेन में तो एक दूसरे को देखकर ऐसे रोने लगे जैसे क्या हो गया है। चलिए दोस्तों सुनाती हूँ कहानी। योगेश ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पे सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी रागिनी पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वहाँ उसे देख रहा था। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुराने सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी, ना माथे में बिंदी और ना गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक ये दूसरा विवाह नहीं किया था? क्या अब तक वह मेरी तरह अकेली थी? योगेश यह सोच रहा था कि तभी रागिनी की नज़र उस पर पड़ी। नज़रें मिली तो योगेश दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं योगेश के दिमाग में क्या आया कि वह सीट के नीचे उतर आया और रागिनी के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चले जाइए। लड़का मान गया। तब योगेश रागिनी के पास बैठ गया। बैठते ही योगेश बोला, रागिनी कैसे हो? रागिनी ने नज़र मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। आप? योगेश बोले, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्यौहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली है, इस कारण जनरल बोगी में जाना पड़ रहा है। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं बड़े भैया के पास ही हैं, बीमार है इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर योगेश बोला, एक बात पूछूं? रागिनी ने आंखों से ही पूछा। क्या? योगेश संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली, मगर जब योगेश ने दोबारा नहीं पूछा तो रागिनी ने पूछा, आपने की है शादी? योगेश ने भी बिना बोले ना तो गर्दन हिला दी। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी भेजने वाला आ गया था। योगेश बोला, खाओगी? रागिनी ने ना में सिर हिला दिया। योगेश ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ में मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फ़ी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो योगेश ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उनके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। योगेश दूसरी तरफ देखने लगा तो रागिनी चुपके से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। योगेश बोला, क्या शर्त है? तो रागिनी बोली, पैसे मैं दूंगी। योगेश कुछ नहीं बोला। फिर रागिनी ने 2 कुल्फ़ी खरीद ली और एक कुल्फ़ी योगेश को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने में 10,000 मिलती है। कुल्फ़ी खाते हुए योगेश बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे तो रहा था, अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती। जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, यह जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं है। वह हंस कर बोली, अगर ले लेती तो अपने ज़मीन में क्या जवाब देती? तो ये ज़मीन रोज़ कहता कि उसे छोड़कर यहीं हो, उसी के सहारे पल रही हो। योगेश बोला, तुम बहुत अच्छे हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन करोगी, मैं बहुत बहुत बदल गया हूँ। बिना बिल्कुल छोड़ दिया हूँ पीना, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। मैं अब किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हारे बहुत बुरा लगता था वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी हैं। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना किया था कि तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आप मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 8 साल का
भी हो गया होता और दूसरा 6 साल का होता, कहकर वो रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो योगेश के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था जो आंसुओं को पलकों तक पहुंचाने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के होने पर रागिनी को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया। इस बार योगेश भागता बस अपनी आंखों को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस नहीं आती हैं। और दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। कानपुर आ गया था। स्टेशन आने वाला था। योगेश बोला, वापस कब जाओगी। रागिनी बोली, आज रात यहीं रहूंगी, कल की सुबह ही ट्रेन को वापस जाऊंगी। फिर वह खड़ी होकर योगेश भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी। रागिनी बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। योगेश अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन करा दूं, टिकट ले लूं, तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ, जनरल में ही चलूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी। रागिनी ऑटो में बैठी हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूंगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आँखों से ओझल हो गया। योगेश कानपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर रागिनी का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल दिया। उसने जल्दी से अपना बिजनेस का काम पूरा करा और अगले दिन सुबह 8:30 बजे ही स्टेशन आ गया। रागिनी 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी यहीं हैं? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। रागिनी बहुत खुश थी, बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। योगेश बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ला के आता हूँ, अब 30 रुपए के टिकट के लिए कुछ कहना मत। रागिनी हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। कितना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी योगेश की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। योगेश कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मान कर देगी। तो योगेश नोटिस कर रहा था कि रागिनी बड़े भाई के घर में साड़ी पहनकर आई थी और बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से रागिनी की ललट पर लटकी बालों को एक लड़ी झूम रही थी। उसे ऐसा देखकर योगेश के दिल में एहसास सा उठ रहा था कि ये औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। योगेश की मन स्थिति में अनजान रागिनी बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही, कुछ बात तो कर लो। योगेश बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। रागिनी को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप? योगेश बोले, मुझे तुम चाहिए हमेशा के लिए, जन्म जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोलकर रागिनी बस उसके मुंह की ओर देखती ही रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे गलती का एहसास हो गया, तब मुझे माफ़ कर दो, कहकर वह रो पड़ी। रागिनी चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखते ही जा रहे थे। योगेश के दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी भी तुम्हारे आंसू की वजह नहीं बनूंगा, तुम जो कहोगे वह करूँगा, प्लीज़ लौट कर आओ। रागिनी ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। योगेश ने देखा, रागिनी ने मांग भर रखी थी। वह बोली,
मैं जानती थी आप यही सब करेंगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन ख़त्म हो गए हैं। मेरा हमसफ़र आया है, अब आगे के सफ़र उन्हीं के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते, कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। योगेश बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, तुम्हें ये बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही रागिनी संयम जवाब दे दिया। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर रागिनी ने लोगों की परवाह नहीं की। वह योगेश के कंधे पर सर रखकर रो रही थी। कुछ देर बाद रागिनी का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल के लिए रुकी, फिर चल पड़ी। रागिनी को अभी वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी की एक नया सफ़र शुरू हो गया था। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो बरसों से उसके लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। वह अब भी योगेश के कंधे पर सर रखती, आंखों को बंद करके मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। धन्यवाद।